copy question number 3.16. Everyone please copy question 3.16. Question 3.16 copy कर लो. I give you 2 minutes. 3.16. हो जाएगा तो फिर सिर्फ हाँ बोल देना. ये स्क्रीन शेयरिंग में आपका मुझे चैट दिखता नहीं. हेलो. हाँ बोलिए. सर कौन सा क्वेश्चन? 3.16. 3.16. हाँ ओके ओके हाँ. ठीक है, हो गया लिख के आपका. हाँ सर हो गया. ओके. ओके अगर आपका 3.16 लिख के हो गया रहेगा तो सॉल्व करते हैं उसको हम लोग. एवरीवन, तो आपका क्वेश्चन है 2fe plus 3/2 gives Fe2O3, right? And for that you are supposed to find delta H0, that is a question mark. To solve that they are given two equations. बता रहे हैं तो हमें Fe चाहिए. कौन से इक्वेशन में Fe है? चेक करो फर्स्ट एंड सेकंड में कौन से इक्वेशन में Fe है. सिर्फ Fe है. इन विच इक्वेशन वाले में. हाँ फर्स्ट वाले में. हाँ कहाँ पे? प्रोडक्ट साइड पे, राइट? प्रोडक्ट साइड पे Fe हमें चाहिए कहाँ पे? रिएक्टेंट साइड पे, बराबर ना? फर्स्ट वाले में Fe तो है पर वो प्रोडक्ट साइड पे है और हमें चाहिए ये को हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में Fe हमें रिएक्टेंट साइड पे चाहिए. पर उन्होंने हम लोग को जो सपोर्टिंग इक्वेशन दिया उसमें Fe कहाँ पे है? प्रोडक्ट साइड पे है. तो उसको रिएक्टेंट साइड पे आने के लिए हम लोग लिखेंगे रिवर्स इक्वेशन 1. प्लस रिवर्स करना सिर्फ काफी है. हाँ काफी है क्योंकि हमें दो Fe चाहिए और वहां पे दो Fe है. ठीक है. दूसरा और हमें क्या चाहिए? और हमें क्या चाहिए? Fe2O3, राइट? Fe2O3 कहाँ पे? Fe2O3 है फर्स्ट में ही है, बराबर है? फर्स्ट में Fe2O3 है और वो रिएक्टेंट साइड पे है. पर हम लोग फर्स्ट को रिवर्स करेंगे तो अपने वो प्रोडक्ट साइड पे चला जाएगा, बराबर? Fe2O3. अगला दूसरा चीज ऑक्सीजन. क्लास ऑक्सीजन का टेंशन आप कभी नहीं लेने का. ऑक्सीजन खुद का केयर खुद लेता है. नेवर एवर थिंक अबाउट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ क्या करना है आप कभी मत सोचो. प्लस हमें इतना पता चला कि इक्वेशन रिवर्स करने से अपना पूरा काम हो जा रहा है. तो प्लस जो इक्वेशन 2 बचा उसको क्या करने का? सीधा उसको इक्वेशन 2 में ऐड कर देने का. अब देखा इक्वेशन 2 में हमें कुछ करना ही नहीं है. ठीक है. तो हमें दो Fe चाहिए था वो इक्वेशन 1 में है. हमें Fe2O3 चाहिए था वो भी इक्वेशन 1 में है. पर जो चाहिए वो अपोजिट साइड पे, तो हमने इक्वेशन 1 को रिवर्स कर दिया. और प्लस हमें जो नहीं चाहिए वो इक्वेशन 2 में है. तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे तो जो नहीं चाहिए वो कैंसिल हो जाएगा और जो चाहिए वो ऐड हो जाएगा. प्लस देखते करके
तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 को रिवर्स करते हैं तो क्या होगा? 2Fe plus Al2O3 gives you 2Al plus Fe3O4, sorry, 2Al plus Fe2O3 बराबर है। और क्लास सेकेंड इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे तो 2Al plus 3/2O2 gives you Al2O3। हमने इक्वेशन को रिवर्स किया इसलिए उसका डेल्टा एच भी रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स मतलब उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो उसका डेल्टा एच कितना आ जाएगा? -847.6 था तो प्लस 847.6 हो जाएगा, राइट। और सेकंड क्वेश्चन का डेल्टा एच 1670 था, वो एज इट इज है, तो डेल्टा एच 0 -1670 kilojule, no doubt. Now if you add these two equations, अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो 2L cancel, Al2O3 cancel, so you get 2Fe plus 3/2O2 gives you Fe2O3। क्लास अगर अपने इक्वेशंस को ऐड किया तो आपको डेल्टा एच को भी ऐड करना है। ओके, योर फाइनल आंसर एनीबॉडी? ठीक है, मैं देखता हूँ किसने कमेंट्स में लिखा है। तो आंसर नहीं, अभी तक किसी ने लिखा नहीं है। 722.4, 822.4 आपका आंसर। हाँ, 822.4 करेक्ट है, माइनस है, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबने आंसर करेक्ट दिया है, -822.4, परफेक्ट। तो डेल्टा एच विल बी -822.4 किलोजूल। ठीक है, दैट्स इट, वेरी गुड। तो क्लास नाउ विल सॉल्व लास्ट क्वेश्चन फॉर हेस लॉ। एंड क्लास आप 3.17, 3.18 copy both, and 3.18 I am taking for homework, so I am writing here copy 3.17 and 3.18, this is homework for you people. So I am now sharing the screen for that, so please copy these both the questions 3.17 and 3.18। 3.18 आपको घर पे करना है, 3.17 को आप भी करना है, ठीक है। तो start, so I am sharing the question 3.17, sorry, three point one seven and 3.16। Three point one seven and 3.18, copy both the questions।
and those who are completed, please start solving. 3.17. ओके, हो गया आपका लिख के? 3.17 एंड 3.18 हो गया? नहीं सर। ओके, लिखो लिखो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। 3 सर एक मिनट। ठीक है, चलिए रुको। सर हो गया। ओके, गुड, डन सर। हो गया ना? हाँ, तो अभी 3.16 देखो आप। Everyone go for 3.16. तो 3.16 में आपका इक्वेशन है 3.16 इसमें हो गया ना करके 3.17 सॉरी 3.17 में आपको ऐसा आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है SiO2 plus 3C gives you SiC plus 2CO2। ओके, इसका डेल्टा जब को फाइंड करना है। ठीक है, SiO2 plus 3C gives SiC plus 2O2, इसका डेल्टा जब हमें फाइंड करना है और ऊपर 3 इक्वेशन दिया है। तो क्लास SiO2 कहाँ पे है? तो फर्स्ट इक्वेशन में SiO2 है, पर हमें चाहिए रिएक्टेंट साइड पे और वहां पे फर्स्ट इक्वेशन में वो प्रोडक्ट साइड पे। तो हमें पहला काम करना पड़ेगा रिवर्स इक्वेशन 1, ये सबसे पहला काम करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि SiO2 हमें रिएक्टेंट साइड पे चाहिए और वहां पे इक्वेशन हमें प्रोडक्ट साइड पे है। हाँ, प्लस हमें और क्या चाहिए? 3 कार्बन चाहिए। तो आप देख सकते हो इक्वेशन 2 में भी कार्बन है और 3 में भी कार्बन है। इक्वेशन 2 में एक कार्बन है और इक्वेशन 2 में 2 कार्बन और इक्वेशन 3 में एक कार्बन है। तो क्लास 2 + 1 3 हो जाएगा, राइट? सिंपली इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करोगे आप तो आपका कार्बन का काम खत्म हो जाएगा। अगला आपका रिएक्टेंट साइड बैलेंस हो गया। खास उतना ही करना हम लोग को। अब देखो हमें 3 कार्बन चाहिए थे। अब देखोगे इक्वेशन 2 में 2 कार्बन है और इक्वेशन
3 में एक कार्बन है, वो भी रिएक्टेंट साइड पे ही है जहाँ पे चाहिए वहाँ पे, तो 2 और 3 ऐड, 2 और 1 ऐड करो 3 कार्बन हो जाएंगे। तो क्लास आपको इक्वेशन 2 और 3 को जस्ट ऐड करना है, क्या कर पाने के लिए, 3 कार्बन। तो क्लास यहाँ से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, रिवर्स इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 करके देखते हैं। तो रिवर्स इक्वेशन 1 करेंगे तो क्या होगा, SiO2 gives Si प्लस O2, राइट। उसका डेल्टा H होगा अभी प्लस 911, और इक्वेशन 2 और 2 को 3 को सिंपली ऐड करना है, तो Si नहीं, इक्वेशन 2 है 2C प्लस O2 2C प्लस O2 gives 2CO, ये आपका इक्वेशन 2 है। उसका डेल्टा H 0 एज इट इज लिखना है क्योंकि हमने रिएक्शन को कुछ हाथ नहीं लगा, तो इज माइनस 221, और इक्वेशन 3 इज Si प्लस C gives SiC, Si plus C gives SiC, ठीक है। और आपका उसका डेटा है 60 माइनस 65.3, तीनों को ऐड करोगे आप, ऑलमोस्ट सब लोगों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। इन तीनों क्वेश्चन को अगर आप ऐड कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि SI कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो सकता है, O2 कैंसिल, वेरी गुड, खत्म, बस इतना ही है। तो SiO2 प्लस 3C gives SiC प्लस 2CO, और ऑलमोस्ट सब लोगों ने आंसर करेक्ट दिया था, और इसका आंसर था प्लस 624.7, राइट किलो जूल। तो क्लास आई होप आपके हेस लॉ के न्यूमेरिकल्स आप थोड़ा सा आपको आने शुरू हो गए, तो क्लास ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस, मैं आपको बाद और असाइनमेंट देता रहूंगा, आप देखते रहो, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर आफ्टर हेस लॉ में बात करना है, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, क्लास बहुत वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर। देख दो क्या लिखा सबने चैट में, वेरी गुड, सबका आंसर करेक्ट है, थैंक यू स्टूडेंट्स। हाँ, तो क्लास लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ये इसमें हमारे हमारे 2-3 लेक्चर चले जाएंगे, तो हम लोग बात करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो क्लास द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज spontaneity. क्लास क्वेश्चन इज कंपल्सरी इन योर बोर्ड एग्जाम बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनिटी, हर साल एक क्वेश्चन स्पॉन्टेनिटी के ऊपर कंपल्सरी आता है। तो क्लास लेट अस डिस्कस, दिस इज इंटरेस्टिंग एंड लाइक अ स्टोरी जैसा ही है स्पॉन्टेनिटी, तो हम लोग देखते हैं, और आप बीच बीच में बोल सकते हो, तो ये और मजेदार हो जाएगा। तो क्लास पहला क्वेश्चन है स्पॉन्टेनिटी के ऊपर, हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट। तो फर्स्ट लॉ बोलता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी ट्रांसफर्ड, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, total energy of universe is constant, right, or remains constant, total energy of universe is constant। तो क्लास फॉर एग्जांपल समझो मेरे पास एक बीकर में वाटर है, आइस को फ्रिज से निकाला मैंने, इट इज अ टेम्परेचर से 1 डिग्री सेल्सियस, इट इज अ वाटर केप्ट इन द फ्रिज रेफ्रिजरेटर, आई टेक इट आउट, मैं इसको बाहर निकालता हूँ, इट इज एट 1 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो क्लास सपोज द एंथैल्पी ऑफ दिस वाटर
सपोज एंथैल्पी ऑफ दिस वाटर इज 30 किलो जूल, उसके पास कितना एंथैल्पी है 30 किलो जूल। क्लास कुछ समय चला गया, वाटर कम्स एट रूम टेम्परेचर, the water is now at 25 degrees Celsius, and now enthalpy of water is, say example, 90 kilojoule. Okay, तो क्लास पहले वाटर के पास 30 किलो जूल एनर्जी था, अभी 90 किलो जूल है। तो क्लास क्या है, क्या एनर्जी क्रिएट हुआ, क्या इस केस में एनर्जी क्रिएट हुआ, हाँ या ना? आप टाइप कर सकते हो आपका ओपिनियन, क्या इस केस में एनर्जी क्रिएट हुआ? यस, आंसर इज नहीं। तो फिर कहाँ से आया एनर्जी? एनर्जी कहाँ से? अगर एनर्जी क्रिएट नहीं हुआ तो एनर्जी आया कहाँ से? हम बोलते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये आपका स्टेटमेंट है, सबका स्टेटमेंट है, करेक्ट है? हाँ साहिल, ओके, आपका आंसर करेक्ट है, और कार्तिक, एवरीवन परफेक्ट। तो एनर्जी कहाँ से आया? सराउंडिंग से। तो क्लास क्या किया, इस वाटर ने सराउंडिंग से कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया? 60 किलो जूल, राइट? तो 60 किलो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो 30 कितना हो गया? 90 हो गया। तो क्लास यहाँ पे कोई भी एनर्जी क्रिएट नहीं हुआ है, राइट? ठीक है, यहाँ पे एनर्जी कोई क्रिएट नहीं हुआ। क्या हुआ? एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। तो क्लास यहाँ पे फर्स्ट लॉ वैलिड है, राइट? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। मतलब अगर एनर्जी, सिस्टम का एनर्जी अगर कम हो रहा है, तो सिस्टम का एनर्जी कम हो रहा है तो सराउंडिंग में जाके सराउंडिंग का एनर्जी बढ़ जाएगा, राइट? अगर सिस्टम का एनर्जी बढ़ रहा है तो सराउंडिंग से वो एनर्जी सिस्टम में आएगा, तो सराउंडिंग का एनर्जी कम हो जाएगा। तो प्लस एनर्जी, एनर्जी कहाँ पर रहता है? एनर्जी रहता है, सिर्फ एनर्जी रहता है यूनिवर्स में। यूनिवर्स क्या होता है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स। तो प्लस एनर्जी अगर सिस्टम से कम हो तो सराउंडिंग में चला जाएगा, सराउंडिंग से कम होगा तो सिस्टम में चला जाएगा। पर यूनिवर्स जो दोनों का मिला के बना है, सिस्टम का और सराउंडिंग का, तो एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। दैट इज व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज, राइट? ओके, तो क्लास में आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, सिंपल। मेरे पास एक कप है, मेरे पास अभी भी एक कप है, मैं चाय पी रहा हूँ। इस कप में गर्म चाय है, इट इज कंटेनिंग हॉट टी। अभी ये कप मैं चाय पी रहा हूँ, आपका लेक्चर ले रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? मैं आपका लेक्चर ले रहा हूँ तो चाय पी नहीं पा रहा, राइट? तो मुझे मेरा कप, मुझे मेरे वाइफ ने चाय का एक कप ला के रखा था इधर अभी, और वो गर्म चाय है, ठीक है, और मैं चाय पी नहीं पाया बिकॉज आपका लेक्चर ले में मैं बिजी था। तो ये चाय हो गया ठंडा, इट कम्स एट रूम टेम्परेचर। ओके, तो क्लास क्या इस केस में फर्स्ट लॉ वैलिड है या नहीं है? क्या इस केस में फर्स्ट लॉ वैलिड है या नहीं है? आपका आंसर है ना? हाँ है है ना? हाँ, क्यों है? क्योंकि वो एनर्जी सराउंडिंग को लॉस हुआ। एनर्जी सराउंडिंग को लॉस हुआ, वेरी गुड। सिस्टम ने एनर्जी सराउंडिंग को दे दिया तो एनर्जी हाँ, रिमेन कांस्टेंट, बराबर ना? कांस्टेंट। हाँ, हाँ, तो सिस्टम लूजेस एनर्जी टू सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे एनर्जी ना क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ, सिर्फ एनर्जी क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ, राइट? फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। आई होप इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। ओके क्लास, अभी दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। अभी ये जो कप ऑफ टी मेरे वाइफ ने मुझे लाके दिया था, यहाँ पे आधा घंटा हो गया, मैंने चाय पिया नहीं। तो दिस टी इज एट नाउ रूम टेम्परेचर, और मैं बोलता हूँ मैं थोड़ा टाइम रुकूंगा, और ये चाय गर्म हो जाएगा अपने आप। ऐसा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। ओके ठीक है, नहीं हो रहा, वेरी गुड, सबको मालूम नहीं होगा। माय क्वेश्चन इज, अगर समझो चाय गर्म हो गया, समझो नहीं आपको मालूम नहीं होगा, तो समझो चाय गर्म हो गया अपने आप 15-20 मिनट के बाद, तो क्लास क्या उस केस में फर्स्ट लॉ वैलिड है या नहीं है? उस केस में फर्स्ट लॉ वैलिड है या नहीं है? है सर। है। है।
चाय इधर रूम टेम्परेचर पे चाय था, चाय गर्म हो गया अपने आप, मैंने कुछ नहीं किया, क्या उस केस में फर्स्ट लॉ वैलिड है या हाँ। नहीं है? होगा ना सर? होगा। क्यों होगा बोलो? वेरी गुड आंसर, करेक्ट आपका। क्यों होगा फर्स्ट लॉ वैलिड? क्योंकि आप बोल सकते हो क्या? इंटरनल एनर्जी चाहे बड़ा हाँ ही है क्योंकि हाँ बोलो एक बार, सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया, बोलो वापस एक बार। इंटरनल एनर्जी बड़ा है ना, तो इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ेगा अपने आप? इंटरनल एनर्जी, मेरे पास जो एनर्जी है वो अपने आप थोड़ी बढ़ेगा। यूनिवर्स का जो मेरा एनर्जी एनर्जी जितना है वो अपने एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, राइट? तुम बोल रहे हो इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मेरे चाय ने बाजू से हीट एब्जॉर्ब किया, राइट? मेरे चाय ने क्या बाजू से हीट एब्जॉर्ब किया और वो गर्म हो गया अपने आप। प्लस यहाँ पे फर्स्ट लॉ बिल्कुल गलत नहीं है। फर्स्ट लॉ क्या होता है? अगर सिस्टम का एनर्जी बढ़ रहा है तो सराउंडिंग से एनर्जी लेगा, राइट? तो मैं बोलूंगा मेरे चाय का जो कप था उसने क्या किया, बाजू से एनर्जी हीट एब्जॉर्ब किया और गर्म हो गया। तो इस केस में फर्स्ट लॉ वैलिड है। पर ऐसा प्रैक्टिकली कभी होता है क्या? नहीं। नहीं होता, राइट? तो ये हो गया आपका लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। तो एनीबडी, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ मैं, एनीबडी इन दिस क्लासरूम कैन टेल मी कि फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन क्या है? फर्स्ट लॉ में क्या नहीं बता पाता? अगर आपने बुक भी पढ़ा होगा कभी लेक्चर से पहले, या फिर आप थोड़ा सा सोचते हो, तो फर्स्ट लॉ में यहाँ पे क्या बताने के लिए फेल हो गया? वो इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम टेम्परेचर नहीं नॉट बढ़ेगा। इक्विलिब्रियम किधर है यहाँ पे? ठंडा चाय गर्म हो रहा है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? हाँ सर ये नहीं बता पाता कि सिस्टम कैन नॉट लाइक गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू इंक्रीज इट्स हाँ इंटरनल मतलब एनर्जी। सिस्टम, देखो सिस्टम अपना एनर्जी सराउंडिंग को लूज कर सकता है, राइट? हाँ बट सराउंडिंग पर सिस्टम के सराउंडिंग लिए से लूज नहीं कर गेन करके सकता। अपने आप गर्म नहीं हो सकता। तो प्लस मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा देखो टॉप में, स्पॉन्टेनिटी, राइट? हाँ एनीबडी नो मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनिटी? अपने आप से, खुद से। खुद से। स्पॉन्टेनिटी मतलब समथिंग व्हिच कैन टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, राइट? टेक प्लेस ऑन इट्स ओन। प्लस स्पॉन्टेनियस मतलब फास्ट या स्लो? स्पॉन्टेनियस मतलब फास्ट या स्लो? फास्ट। फास्ट बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं है। तो क्लास पहला क्वेश्चन, अगर मेरे पास एक गर्म चाय का कप है, मैंने इसको रख दिया, आधे घंटे में या 10 मिनट में चाय ठंडा हो गया, स्पॉन्टेनियस एंड फास्ट, राइट? ओके, मेरे पास एक पीस है आयन का, ये आयन का पीस है Fe का। ओके, ये महीनों महीनों ऐसा रखा मैंने और उसके ऊपर क्या लग गया? रस्ट आ गया, राइट? उसके ऊपर Fe2O3 डॉट 3H2 का कोटिंग हो गया, रस्ट आ गया। प्लस ये आप रस्ट खुद लगाना चाहते हो, अपने आप लगता है रस्ट आयन को? अपने आप अपने आप। अपने आप लगता है। और ये प्रोसेस फास्ट या स्लो है? स्पॉन्टेनिटी एंड स्लो। नहीं, फास्ट है या स्लो है? स्लो। स्लो है। तो स्लो एंड स्पॉन्टेनियस। तो हाँ। प्लस स्पॉन्टेनियस का फास्ट एंड स्लो से कोई लेना देना नहीं है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो सकता है, विच इज नेचुरल, विच कैन टेक प्लेस ऑन इट्स ओन। समझा सब लोग को? तो समथिंग विच कैन टेक प्लेस ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड एज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो प्रोसेस अपने आप हो सकता है, वी कॉल इट प्रोसेस एज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो क्लास हमें फर्स्ट लॉ ये बताने के लिए फेल हो गया कि कोई भी प्रोसेस कौन से, देखो मैं लिख रहा हूँ ये वर्ड, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। कोई भी प्रोसेस कौन से डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होता है। तो फर्स्ट लॉ हमें प्रोसेस का कौन सा डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होता है और कौन सा डायरेक्शन में। तो क्लास आप देख सकते हो ये पहला एग्जांपल। तो क्लास गर्म चाय ठंडा अपने आप हो सकता है, तो इस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस, राइट? तो क्लास रूम टेम्परेचर वाला चाय गर्म अपने आप नहीं हो सकता, तो इस क्या हो गया? तो क्लास ठंडा चाय गर्म हो नहीं सकता क्या? कभी भी हो सकता है पर अपने आप नहीं हो सकता। नॉट, इट विल नॉट हैपन ऑन इट्स ओन, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। हम गर्म ठंडे चाय को रख दो बर्नर के ऊपर, गैस के ऊपर, गर्म हो जाएगा पर अपने आप नहीं होगा। तो समथिंग विच कैन नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, something which require external help to take, or something which need to supply energy to take place is called as a non spontaneous process, right? जो अपने आप नहीं हो सकता, जिसे किसी बाहरी एनर्जी का या फिर फोर्स का हेल्प लगता है होने के लिए, we call that process as a non spontaneous process. Class, I hope आपको spontaneous and non spontaneous का डिफरेंस समझ में आ गया। एक्सक्यूज सर, हाँ? ये खुद नहीं हो सकता, लाइक मतलब फिर ऐसा क्या रहेगा जो खुद हो और सकता एग्जांपल दे है? दो अभी, चलो और एग्जांपल पंडित जी। खुद जो हो सकता है, हाँ सर वो बोला क्या क्या? हाँ मैं बताता हूँ। देखो अभी ये मैं नहीं करता, ये कौन डिसाइड करता है? नेचर।
नेचर ने डिसाइड किया है। ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन यू फ्यू मोर एग्जांपल्स। पहला क्वेश्चन, आपके पास ये ब्लॉक है कॉपर का, दिस इज कॉपर मेटल। सॉरी, मैं इसको मिठाई देता हूँ पहले। ये कॉपर का मेटल का ब्लॉक है हमारे पास, which is a temperature 200 डिग्री सेल्सियस, राइट? ओके, मैंने उसको ऐसे रख दिया, गरम में एकदम हॉट है, उसको रख दिया, राइट? तो क्लास कुछ टाइम के बाद इट विल कम एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस है? ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस है? आपको कुछ करना पड़ेगा क्या? गरम ब्लॉक रखो, क्या अपने आप रूम टेम्परेचर पे आएगा नहीं आएगा? आएगा सर। Spontaneous. Spontaneous, right? It will take place on its own. This process is spontaneous. Okay, class उल्टा प्रोसेस, आपके पास ब्लॉक है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, उसको आपको लेके जाना है 200 डिग्री सेल्सियस पे, अपने आप होगा या नहीं होगा? Will it go on its own from 25 डिग्री to 200 डिग्री सेल्सियस? बोलिए। No. No, क्या करना पड़ेगा आपको? आपको क्या करना पड़ेगा उसको? एक्सटर्नल वर्क आपको बाहर से हीट सप्लाई करना पड़ेगा, राइट? हाँ। तो 25 डिग्री से वो 200 पे अपने आप नहीं जा सकता, आपको बाहर से एनर्जी का हेल्प लेना पड़ेगा या फिर कोई वर्क करना पड़ेगा। तो ये अपने आप नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, दूसरा एग्जांपल क्लास, आपके पास वाटर है। ओके, आपके बिल्डिंग में वाटर है, ऊपर टैंक लगा हुआ है बिल्डिंग में, तो ये आपका बिल्डिंग है, ऊपर टैंक लगा हुआ है वाटर का। ओके क्लास, जब पानी चाहिए, कैन वाटर गो फ्रॉम 10th फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर ऑन इट्स ओन? Yes. अगर हमने टैप ओपन किया तो वाटर 10th फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे अपने आप जाएगा क्या? हाँ जाएगा ना? हाँ या ना? हाँ. हाँ सर इट इज Yes, sir. इट इज Spontaneous. स्पॉन्टेनियस। तो क्लास, आपके ग्राउंड फ्लोर पे जो टाकी है पानी का, पहले चढ़ाना पड़ेगा 10th ऊपर। तो क्लास, क्या ये पानी विदाउट यूजिंग पंप आप ऊपर भेज पाओगे अपने आप? बोलेंगे टाकी का पानी अपने ऊपर जाएगा तब मैं पानी भरूंगा, तो दैट इज बिकम नो सर Non-spontaneous. नॉन स्पॉन्टेनियस। तो क्लास, ये नेचर का गिफ्ट है हमारे लिए कि कोई भी प्रोसेस एक डायरेक्शन में क्या होता है? स्पॉन्टेनियस, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। अब देखो, कोई भी एक प्रोसेस अगर जिस डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? वो नॉन स्पॉन्टेनियस। सर वापस बताओ ना एक बार वो कौन सा वाटर वाला? वाला सर, नॉन कौन सा स्पॉन्टेनियस। वाला? बोलो। सर नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब समथिंग व्हिच कैन नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन। आपको कुछ तो बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा वो करने के लिए, जो अपने आप नहीं हो सकता। मैं बोलूंगा कि मेरे पास 10th फ्लोर पे, समझो 10th फ्लोर पे वाटर है, या फिर समझो बारिश हो रहा है और माउंटेन्स पे बारिश गिर गया, ऊपर ये माउंटेन्स है, उसके ऊपर बारिश गिर गया, राइट? तो ये माउंटेन्स के ऊपर का बारिश नीचे है, आपने वाटरफॉल देखा है, तो पानी अपने आप नीचे गिरता है, आप कुछ करते हो उसको गिराने के लिए? कुछ नहीं, अपने आप गिरता है। तो ये क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। समझो वहां पे कुछ लोग रहते हैं ऊपर माउंटेन पे, किसी का घर है, उसको पानी चाहिए समर में, तो क्या लेके नीचे का पानी आएगा। ऊपर अपने आप जाता है क्या? नहीं, वो लेके आएगा। तो लेके आना पड़ेगा। कैसे? पंप लगा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो तुम? एनर्जी बाहर से सप्लाई कर रहे हो ना उसके लिए, अप्लाई कर रहा, हाँ। या कोई वर्क कर रहे हो, पंप खींचने के लिए एनर्जी लगता है कि नहीं लगता? पानी खींचने के लिए लगता है। तो जो चीज अपने आप नहीं हो सकता दुनिया में, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बराबर। दैट इज कॉल्ड एक डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होता है और अपोजिट उसका नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस होगा। वही तो बता रहा हूँ मैं। हाँ, पर Sir. प्रॉब्लम क्या? हाँ, तो फर्स्ट लॉ क्या बताने के लिए फेल हो गया? कि फर्स्ट लॉ हमें बताने के लिए फेल हो गया, रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होता है, वो अपने को डायरेक्शन नहीं बता फर्स्ट लॉ क्या होता है? ठंडा चाहे गरम, गरम चाहे ठंडा हो सकता है, बिकॉज सिस्टम लूजेस एनर्जी टू सराउंडिंग, राइट? तो उस लॉ के हिसाब से ठंडा चाहे भी गरम हो सकता है अपने आप, बिकॉज सिस्टम टेक एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होता है। अगर एक डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? वो क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में? अगर कोई रिएक्शन Spontaneous. एक नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, अगर एक डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? वो
नॉन स्पॉन्टेनियस। तो क्लास कोई भी प्रोसेस कौन से डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है वो बताने के लिए फर्स्ट लॉ कंप्लीटली फेल हो गया। तो क्लास हमें बताना तो पड़ेगा कि प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस इन विच डायरेक्शन एंड व्हाई आर दे आर स्पॉन्टेनियस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो क्लास उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट है, तो अलग अलग कंसेप्ट अलग अलग लोगों ने यूज किए। तो हम लोग वन बाय वन हर एक कंसेप्ट देखना शुरू करेंगे कि कैसे स्पॉन्टेनिटी एक्सप्लेन करने की कोशिश हुई और कैसे साइंटिस्ट लोग फाइनल कंक्लूजन में पहुंच गए। ठीक है, हेलो सर। हाँ बोलो। सर अभी वो जैसे आपने बोला ना कि अपने आप ऊपर आता नहीं है पानी, हाँ सो सर आपने कभी वैसा ट्राई किया कि स्ट्रॉ स्ट्रॉ में अगर अपन फूकते हैं, लाइक खींचते नहीं है लेकिन फूकते हैं ना, तो पानी हाँ, अपने आप ऊपर आता है, तो वो कैपिलरी क्या एक्शन है, है? वो कैपिलरी एक्शन है, वहाँ पे भी फोर्सेस है, एडहेसिव कोहेसिव फोर्स। उसके लिए एक चैप्टर से करोगे आप, चैप्टर का नाम है सरफेस टेंशन। हाँ। इसमें वहाँ पे भी फोर्सेस काम करते हैं, एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस। अच्छा। तो अपने आप नहीं होता, उसके लिए फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है कुछ कोई। ठीक है। ठीक है, हाँ। और वो बहुत कम होता है, मतलब आप ऐसा मतलब वो स्ट्रॉ से खींचोगे तो आप 10th फ्लोर पे पानी लेके नहीं जा पाओगे। हाँ वो भी वो है। बहुत, हाँ, पर वो है, पर वो उसमें भी फोर्सेस है, बहुत माइन्यूट फोर्सेस वहाँ पे काम करते हैं। वो भी अपने आप नहीं होता। ओके सर। ठीक है, कैपिलरी रिएक्शन बोलते हैं उसको हम लोग। हाँ सिखाया हाँ, था। हाँ। शायद आपको फिजिक्स में आ जाएगा वो, आपको मैं हाँ बोल आ रहा गया हूँ। है वो। आ गया, हाँ आएगा। थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम सर क्लास। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्लास फिर अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग कोशिश की और उन्होंने कोशिश किया टू एक्सप्लेन स्पॉन्टेनिटी। तो कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा डायरेक्शन में है और क्यों है, तो एक्सप्लेन करने के अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने कोशिश की। तो क्लास, तो सबसे पहले बात हुआ, तो क्लास मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। चलो पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, देन विल गो फॉर केमिस्ट्री एग्जांपल। मेरे पास एक ब्लॉक है विच इज ऑन ग्राउंड। क्लास जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट सेकेंड, आई एम म्यूटिंग फॉर 1 सेकेंड। सॉरी स्टूडेंट्स, द कॉल वाज फ्रॉम कॉलेज। ओके, तो देखो ये हमारे बॉक्स है, समझे, ये 1 kg का बॉक्स है हमारे पास। ओके, हमने उसको उठा के लेके गए डिस्टेंस 1 मीटर पे। ओके, तो क्लास अभी इसके अंदर जो एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, E इज इक्वल टू टी, कितना होगा उसके अंदर एनर्जी स्टोर। ओके, यहाँ पे इसका एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ऑन ग्राउंड mgh। तो मास उसका 1 kg है, g का वैल्यू 9.8, हाइट 0, राइट। तो एट दिस पर्टिकुलर लेवल एनर्जी विल बी 0, बराबर ना। ओके, क्लास इफ आई टेक इट टू हाइट 1 मीटर, तो मास इज एनर्जी, मास mgh, मास इज, मेरा माइक चालू है ना, लेट मी चेक। हाँ सर चालू है। आवाज आ रहा है। इसको क्या हो गया यार। हाँ, तो क्लास, हाँ, कहाँ पे थे हम लोग, ये पेज चेंज हो गया क्या। तो क्लास हाइट पे गए हम लोग, mgh, मास इज 1 kg, g इज 9.8 and height is also 1 meter। तो क्लास यहाँ पे आपके पास एनर्जी 9.8 जूल। तो क्लास माय क्वेश्चन इज, सपोज दिस इज पॉइंट ए, a ground is point A and at height is at point B। So class this block is at more energy at point A or at point B। ब्लॉक का एनर्जी कहाँ पे ज्यादा है, पॉइंट ए पे या पॉइंट बी पे। आप टाइप कर सकते हैं, मैं देख रहा हूँ। ब्लॉक का एनर्जी कहाँ पे ज्यादा है, एट पॉइंट ए या एट पॉइंट बी। यस, नोबडी इज रिस्पोंसिंग।
एट पॉइंट बी, वेरी गुड, एट पॉइंट बी ब्लॉक का एनर्जी ज्यादा है, राइट? तो क्लास अगर मैंने ब्लॉक को बी से रिलीज कर दिया, बी से मैंने ब्लॉक को छोड़ दिया, यहाँ पे मैं उठा के लेके गया था, बी से मैंने ब्लॉक को छोड़ दिया, क्या वो ए पे वापस आएगा? बी हाँ एट पॉइंट बी है उसमें छोड़ दिया, क्या वो ए पे वापस आएगा? यस सर आएगा। प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, बराबर है? पर क्लास ब्लॉक एट पॉइंट ए था, क्या वो हाइट बी पे अपने आप जाएगा? नो नहीं, हमें कुछ एनर्जी, हमें फोर्सफुली उसको उठा के बी पे लेके जाना पड़ेगा, राइट? अपने आप नहीं होने वाला, हमें मुझे अपना एनर्जी यूज करना पड़ेगा उसको उठाने के लिए। तो ए से बी जाना प्रोसेस क्या है? नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। तो क्लास आपके लिए क्वेश्चन है, इस प्रोसेस का डायरेक्शन कौन, ओके, ये प्रोसेस कौन सा डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस है, ए टू बी या बी टू है? B2 है सर, B2 है। B2 है, बराबर, B2 है। B2 है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और A to B स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो क्लास क्वेश्चन है ऐसा क्यों? तो क्लास दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नेचर, नेचर ने डिसाइड किया है, या मतलब दिस इज गिफ्ट बाय नेचर कि सिस्टम ऑलवेज ट्राई टू गो फ्रॉम, मोस्टली सिस्टम ट्राई टू गो फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट to lower energy state on its own. System always try to go from higher energy state to lower energy state on its own. System never try to go from lower energy state to higher energy state on its own. System हमेशा higher energy से lower energy आना चाहता है, system कभी भी lower energy से higher energy में नहीं जाना चाहता. This is natural tendency, mostly ये natural tendency है, nature का tendency है कि system always want to go from high energy state to low energy state and never want to go from low energy state to high energy state on its own. So this is spontaneous. System always try to go from high energy to low energy. So this will be spontaneous. System never want to go from low energy state to high energy state. That will be non-spontaneous. क्लास ठीक है? तो क्लास फिर इसका हमारे केमिस्ट्री से रिलेशन क्या? तो क्लास हम बात करते हैं केमिस्ट्री में. तो क्लास हमारा रिएक्शन इज C plus O2 gives CO2. ये रिएक्शन है, C plus O2 gives CO2. इसका डेल्टा H है -394 किलोजूल पर मोल. तो क्लास हम लोग देखते हैं, अगर ये रिएक्शन देखते हैं C plus O2 gives CO2, डेल्टा जितना इसका है -394 किलोजूल पर मोल. तो क्लास यहाँ पे डेल्टा H कैसे फाइंड किया हम लोगों ने? टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. तो एंथैल्पी ऑफ CO2 माइनस एंथैल्पी ऑफ C प्लस एंथैल्पी ऑफ O2. तो दिस इज आपको मालूम है, दिस इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन, राइट? अगर स्टैंडर्ड सेट लोगे तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जीरो डालेंगे तो स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाएगा. हाँ. प्लस क्वेश्चन है, इस प्रोसेस में अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर CO2 बना रहा है, तो उस प्रोसेस में एनर्जी लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है? इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है? प्लस डेल्टा H नेगेटिव है, तो आपका आंसर क्या है? एनर्जी लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है? लॉस. एवरीवन, एनर्जी लॉस हो रहा है. क्लास अगर प्रोडक्ट के पास कम एनर्जी होगा और रिएक्टेंट का ज्यादा एनर्जी होगा तभी आंसर नेगेटिव आएगा, राइट? तो नेगेटिव आंसर कब आएगा? तो इफ अगर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट के पास कम एनर्जी है एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, तभी जाके तो डेल्टा नेगेटिव आएगा. तो क्लास माय क्वेश्चन इज, सिस्टम इज ट्राइंग टू गो फ्रॉम, इस केस में इस रिएक्शन में सिस्टम इज ट्राइंग टू गो फ्रॉम लो एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट और हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट. आपका आंसर हाई टू लो. हाई टू लो, बराबर है. तो क्लास अगर हाई टू लो जाएगा, समझो ये C प्लस O2 का मिला के एनर्जी अगर CO2 के एनर्जी से ज्यादा है, मतलब क्या? रिएक्टेंट के पास ज्यादा एनर्जी था, प्रोडक्ट के पास कम एनर्जी है, मतलब जो रिएक्शन हुआ तो कुछ एनर्जी लॉस हुआ, राइट? एंड सिस्टम ऑलवेज ट्राई टू गो फ्रॉम लो एनर्जी हायर एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट ऑन इट्स ओन. तो प्रोसेस विल बी व्हाट? प्रोसेस विल बी spontaneous. तो क्लास कैन आई मेक अ स्टेटमेंट? अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्लास ध्यान दो. कैन आई मेक अ स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज, देखो यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं मैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन
आर स्पॉन्टेनियस। बोल सकता हूँ मैं ऐसा? हाँ क्लास, अगर नहीं समझा मैं वापस बताऊंगा, आप पहले मुझे बताओ ये स्टेटमेंट आपको समझा? एक्सोथर्मिक, व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट बाय लूजिंग हीट। तो रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम है, मतलब सिस्टम इज गोइंग टू ट्राइंग टू गो फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट। और नेचर भी वही चाहता है हमेशा, क्या? टू ऑलवेज गो फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। सिस्टम ऑलवेज बिकम स्टेबल इन लो एनर्जी स्टेट एंड हाई एनर्जी स्टेट। तो अगर सिस्टम को हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में हमेशा जाना है, तो क्लास इफ रिएक्शन एक्सोथर्मिक, मतलब क्या? रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम है, तो क्लास ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जल्दी क्विकली आपका आंसर्स मुझे चाहिए फटाफट। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं आपका चैट देख रहा हूँ। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एक्सोथर्मिक रिएक्शन शुड बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? Spontaneous. स्पॉन्टेनियस, ओके वेरी सर गुड। इधर लेकिन लो टू हाई जा रहा है ना सर, रिएक्टेंट के पास ज्यादा कैसे है रे, तो। कैसे लो टू हाई? देखते हैं चलो। रिएक्टेंट के पास ज्यादा है ना। हाँ ज्यादा है और प्रोडक्ट के पास कम है, मतलब मेरे पास पहले ज्यादा था, मेरे पास बाद में कम है। तो जब चेंज हुआ तो एनर्जी बढ़ा या कम हुआ? हाँ कम हुआ कम हुआ। बोलो, बराबर है ना? हाँ जब चेंज हुआ तो समझो, मैं एग्जांपल लिखता हूँ। मेरे पास ए है जो बी देने वाला है। ए के पास एनर्जी 50 किलो जूल है, बी के पास 30 किलो जूल है। तो जब ए बी में कन्वर्ट हुआ, थोड़ी चेंज है एंथैल्पी। 30 माइनस 50 मतलब क्या? -20। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? हीट कभी नेगेटिव होता है। माइनस साइन इंडिकेट क्या करता है? उतना एनर्जी क्या हुआ? लॉस हुआ। मतलब रिएक्टेंट के पास सिस्टम पहले हाई एनर्जी स्टेट में था और बाद में वो लो एनर्जी स्टेट में जा रहा है, राइट? तो सिस्टम ऑलवेज वांट टू गो फ्रॉम व्हाट? सिस्टम ऑलवेज वांट टू गो फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लो लो एनर्जी एनर्जी स्टेट ऑन इट्स what is important on its own own. So class, I call that process as the spontaneous. स्पॉन्टेनियस। spontaneous. So can I make a statement? All exothermic reactions are spontaneous in nature. Class बोलो। हाँ यस Yes. यस यस। All exothermic reactions are Right, sir, spontaneous right. in nature. Class चलो, ये हमने सोच लिया, खुश हो गए, पर ज्यादा खुश होने की जरूरत Sir. नहीं है। प्रॉब्लम तब आता है। सर हाँ एक्सक्यूज बोलो। मी सर। सर जैसे बर्फ हाँ का अगर बोलो, बोलो ना। एग्जांपल ले तो बर्फ ठंडे से। अरे रुक ना, वही तो दे रहा हूँ। रुक 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 हाँ रुक रुक रुक, वही दे रहा हूँ, वही एग्जाम्पल दे ठीक रहा है। हूँ। हाँ तो क्लास, तो हमने बोला ऑल exothermic reaction are spontaneous। तो क्लास ठीक है, exothermic reaction spontaneous है। एनर्जी कंसर्न से बोला कि exothermic reaction में क्या होता है? सिस्टम गो फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट, और हर एक सिस्टम को चाहिए होता है टू गो फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। तो ऑल exothermic reactions are spontaneous in nature। पर क्लास एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास है पीस ऑफ आइस। ये हमारे पास आइस का पीस है। समझो इसका एनर्जी है 6 किलो जूल। इसके बाद जो एनर्जी है समझो कितना है? 6, या फिर इसका एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं। समझो इसके पास एनर्जी है, इस आइस के पीस के पास एनर्जी है, से एग्जांपल 50 किलो जूल। ओके, बस आइस के पीस को हमने ऐसा रख दिया टेबल के ऊपर। टेबल के ऊपर रख दिया मैंने ऐसे, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। बस क्वेश्चन है, कुछ समय के बाद क्या ये आइस का पीस मेल्ट होगा या नहीं होगा अपने आप? या मैं देखो टेबल पे आइस होगा का पीस होगा रखा है, फ्रिज से निकाला होगा। मैंने, टेबल पे रख दिया, मेल्ट होगा होगा। नहीं होगा? होगा सर। है ना? और वो वाटर बन जाएगा, राइट? तो जो ग्लास में रखते हैं, चलो एक पीस समझो पहले ग्लास में था। तो ग्लास ये वाटर बन जाएगा। ओके, तो ये आइस है, ये वाटर बन गया। पहला क्वेश्चन, क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस है? स्पॉन्टेनियस। Spontaneous. Good. Spontaneous. अपने आप हो रहा है। ओके, तो क्लास क्या ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है? आइस एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। Endothermic. एंडोथर्मिक। अपने आप मेल्ट नहीं होता, हमें क्या करना पड़ता है? बाहर से हीट
देना पड़ता सप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तो जब हम आइस को हीट सप्लाई करेंगे, समझो ये 1 मोल आइस है, उसको हीट सप्लाई करेंगे, तो क्लास जब हम लोग उसको 6.1 किलो जूल हीट सप्लाई करेंगे तो पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा। अगर 18 ग्राम आइस आपके पास होगा तो क्लास वो एनर्जी अभी कितना हो जाएगा उसका 56.1 किलो जूल। तो क्लास व्हाट इज चेंज इन एंथैल्पी हियर? Enthalpy of product, that is 56.1 minus enthalpy of reactant, that is 50, the change is plus 6.1 kilojoule. तो क्लास ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, राइट? फिर भी वो क्या है? स्पॉन्टेनियस। तो क्लास हमने जो एक स्टेटमेंट पास किया था कि ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, नो डाउट। और इसका मतलब ये नहीं होता कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस, ऐसा इसका मतलब बिल्कुल नहीं निकलता। तो इट इज ओके, ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, नो डाउट। ठीक है, जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है सबके वो स्पॉन्टेनियस है, पर इसका मतलब ये नहीं निकलता कि एंडोथर्मिक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो क्लास में एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, तो मुझे तो आपको समझा तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो कल का लेक्चर हमारे पास है। तो क्लास में लिखता हूँ एक्सोथर्मिसिटी बुक में नहीं है, फेवर स्पॉन्टेनिटी। Exothermicity favors spontaneity, but does not assure it. क्लास ये स्टेटमेंट आपको समझा? हाँ सर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, पर वो अश्योरेंस नहीं था कि एक्सोथर्मिक है तो स्पॉन्टेनियस होना ही चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक होने के बाद भी स्पॉन्टेनियस होता है। तो क्लास हमें कोई दूसरा क्राइटेरिया ढूंढना पड़ेगा स्पॉन्टेनिटी के लिए। तो क्लास वो दूसरा क्राइटेरिया ढूंढने की कोशिश किया साइंटिस्ट लोगों ने, एंड उन्होंने सोचना अभी सिर्फ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, इससे हमें पता नहीं चलता रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नहीं है, वो क्राइटेरिया सफिशिएंट नहीं है एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। तो ऐसा कुछ तो होना चाहिए जो हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में और अच्छे से पिक्चर देगा। तो स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया और क्लियर करने के लिए द नेक्स्ट टॉपिक वाज इंट्रोड्यूस्ड इन थर्मोडायनामिक्स, एंड दैट टॉपिक वाज एंट्रोपी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन थर्मोडायनामिक्स। द टॉपिक वाज एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या होता है? तो क्लास एंट्रोपी ये होता है, एंट्रोपी इज, हम लोग कल बात करेंगे, मैं आपको जस्ट इंट्रोड्यूस करता हूँ। एंट्रोपी इज मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। तो एंट्रोपी इज मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस क्लास। तो जैसे नेचर का टेंडेंसी है, नेचर का टेंडेंसी है टू ऑलवेज गो फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट, वैसे नेचर का और एक टेंडेंसी है टू गो फ्रॉम मोर ऑर्गेनाइज स्टेट टू लेस ऑर्गेनाइज स्टेट। हजारों एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके लिए। क्लास आपका लेक्चर चालू है अभी, मुझे लगता है आपके अभी अभी अपने पास 131 लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। ओके क्लास, कितना चांसेस है कि सबके सब 131 लोग लेक्चर बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, एकदम ध्यान से, मतलब बिल्कुल कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, हर एक वर्ड बहुत ध्यान से सुन रहे हैं? कितना चांसेस है? बहुत कम। बहुत कम है। बहुत कम, राइट? वेरी लेस। क्लास अभी बोलता हूँ बच्चे लोग को, चलो चलो छोड़ दो पढ़ाई बेड़े, हम लोग मस्ती करेंगे, थोड़े से चैट करेंगे। कितने लोग उसके लिए एग्री हो जाएंगे? सब। ऑलमोस्ट सब, राइट? 130. 131, वेरी गुड। 132 होंगे, अपने कमले सर भी एग्री हो जाएंगे। ओके, तो क्लास माय क्वेश्चन इज कि किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज रहना पसंद नहीं होता नेचुरली। या देखो फोर्सफुली सर बोलेंगे सुन लो, एक ने भी बात किया ना तो कल आपको देख लूंगा, तो वो दैट इज फोर्सफुली, दैट इज नॉट नेचुरल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट नेचुरली हर एक चीज का टेंडेंसी होता है टू गो फ्रॉम मोर ऑर्गेनाइज स्टेट टू लेस ऑर्गेनाइज स्टेट। तो क्लास मैं आपका एक चैप्टर देख रहा हूँ, शुरू है यूट्यूब पे, वो ये आता रहता है आपका सॉलिड स्टेट स्टार्ट है, राइट? यस। तो क्लास सॉलिड स्टेट में आपको मालूम है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ऑल पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न, राइट? तो अभी वो पैटर्न में ड्रॉ नहीं करूंगा, यहाँ पे मेरे पेन से ड्रॉ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो क्लास समझो ये आइस के मॉलिक्यूल्स है which are in definite repeating pattern, right? Okay, आइस का स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल
क्लोज पैकिंग, वो बाद में सीखोगे एससीपी क्या होता है, आपको समझेगा बाद में। तो क्लास ये आइस रखा है हम लोगों ने, तो ऑल मॉलिक्यूल्स आर इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड वे, राइट। ऑल मॉलिक्यूल्स एक परफेक्ट जगह पे, दे आर प्रेजेंट एट देयर रिस्पेक्टिव, they are present at their respective, anybody will try to complete their present at their respective, ये वर्ड कहीं से कंप्लीट करेगा, सर present at their रिपीट करिए ना। respective lattice, lattice मालूम है ना क्या होता है, the places where atom, ions or molecules are present in crystalline solid, so all those perfect places are called as the lattice, so all atoms are present at their respective lattice, बराबर है, okay। तो क्लास फिर नेक्स्ट थिंग इज ये आइस मेल्ट होके उसका वाटर बनना, तो इट इज गोइंग फ्रॉम हाई ऑर्गेनाइज स्टेट टू लेस ऑर्गेनाइज स्टेट, राइट। तो हर एक नेचर, दिस इज नेचुरल थिंग, तो हर एक थिंग को नेचुरल में नेचर, उसका नेचर क्या होता है, टू गो फ्रॉम more organized state to less organized state, तो class that high organized state to less organized state is called as the entropy, तो entropy class में सब कल आपको वापस बताने वाला, जस्ट सुन लो। entropy is measure of disorderness, क्या होता है measure of disorder, कितने हद तक क्या हो रहा है, disorderness आ रहा है सिस्टम में, that is called as the entropy। तो सिस्टम ऑलवेज ट्राई टू गो फ्रॉम लेस डिसऑर्डर स्टेट टू मोर डिसऑर्डर स्टेट अपने आप बोलोगे क्यों, तो क्लास ये मैंने डिसाइड नहीं किया, these are given by nature, less disorder state to more disorder state, system always go from less disorder state to more disorder, class ice अपने आप मेल्ट होकर वाटर इसलिए बनता है, कैसा होने से क्या होगा, ice is less disorder and water is more disorder, तो it tries to go from less disorder state to more disorder state on its own। तो क्लास कितने एग्जांपल लेंगे हम लोग, बताता हूं आपको मैं। क्लास समझो हमारे पास वाटर है, सॉरी ये ना अच्छे से ऐसा ठहराव नहीं है उसको यूज करने के लिए, तो निकालो। क्लास हमारे पास सर आपका आवाज कट हो रहा है। एक मिनट कनेक्शन थोड़ा वीक हो गया इंटरनेट का। हाँ क्लास अभी 2 मिनट के लिए थोड़ा संभाल लो। क्लास आपके पास वाटर है, तो सिस्टम ट्राई टू गो फ्रॉम लेस डिसऑर्डर स्टेट टू मोर डिसऑर्डर स्टेट ऑन इट्स ओन। तो क्लास ये वाटर के मॉलिक्यूल क्या है, मोर डिसऑर्डर, राइट। वो ज्यादा घूम रहे थे यार, having kinetic energy, they are moving from one place to another place, तो मॉलिक्यूल go from one place to other place, they are continuously moving, so they are more disorder state। तो क्लास क्या चांसेस है, ये वाटर मैंने रख दिया फ्रिज में नहीं बाहर अपने आप, और ये वाटर आइस बन गया, इसका चांसेस कितना है, मैंने एक गिलास भर के पानी रखा है मेरे टेबल पे और मैं वेट कर रहा हूँ वो आइस बन जाए, इसका चांसेस कितना है, 0%, राइट, चांस ही नहीं है। तो क्लास 0%। आगे पर क्लास का वही आइस मैं टेबल पे रखता हूँ तो उसका वाटर बनने का चांस कितना है, 100%। 100%। क्लास क्यों, सिस्टम ऑलवेज वांट टू गो फ्रॉम लेस डिसऑर्डर स्टेट टू मोर डिसऑर्डर स्टेट्स ऑन इट्स ओन। क्लास चलो लास्ट एग्जांपल आज के लिए समझो, हमारे पास हम लोग सबका कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, हमारे पास है सैंड, हमारे पास है ब्रिक्स, हमारे पास है सीमेंट, हमारे पास है रॉड्स, मतलब स्टील रॉड्स सलिया बोलते हैं हम उसको, हमारे पास सब मटेरियल है। क्लास ये सब मटेरियल हमने पड़ा ला के रखा है, लॉकडाउन है, हम बोलेंगे रॉड मैं ये मटेरियल वहां पे रखता हूँ और ये सब मटेरियल ऑर्गेनाइज होकर अपना एक बिल्डिंग बन जाए, अपने आप एक बिल्डिंग बन जाए, कितना चांस है, 0। एक अच्छा सा खासा बिल्डिंग, परफेक्ट ऑर्गेनाइज बिल्डिंग बन जाए, कितना चांस है, 0%।
ठीक है क्लास, एक बनाया बिल्डिंग है, बना अच्छा सा एकदम पॉश बिल्डिंग है, वो गिरने का चांसेस कितना है? 100%। 100% क्लास। आज नहीं, 100। कल नहीं, आज नहीं, कल नहीं, 100 साल के बाद नहीं, 1000 साल के बाद नहीं, 10,000 साल के बाद तो अपने आप गिरेगा वो, कभी ना कभी तो गिरेगा अपने आप, हाँ या ना? हाँ। हाँ, पर कभी कभी भी बिल्डिंग अपने आप बना हुआ देखा आप लोगों ने? नहीं। नहीं। तो क्लास दैट इज अ डिस्ट्रक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। नेचर कभी भी खुद ऑर्गेनाइज होना नहीं चाहता, इट्स ऑलवेज ट्राई टू। तो आपने कभी सुना रहेगा फिजिक्स में बड़े बड़े सेमिनार, कभी टीवी पे वगैरह कभी देखा रहेगा, किसी ने बोलता रहेगा, आपने सुना रहेगा ये वर्ड, ये मैं अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, पांडे मुझे क्वेश्चन पूछेंगे। तो यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग, अभी सुना है आपने? यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, बहुत सुना है सर। सुना है ना? तो यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है मतलब क्या, ऑर्गेनाइज हो रहा है, डिसऑर्गेनाइज हो रहा है? ऑर्गेनाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसऑर्गेनाइज हो रहा है ना? हाँ हाँ। हाँ, मतलब क्या, Disorganized. दिस इज नेचर ऑफ, हाँ दिस इज नेचर ऑफ, दिस इज नेचर which always try to go from less disorder state to more disorder state। तो क्लास वो सब एक्सप्लेन करने के लिए एक नया क्वांटिटी एक्सप्लेन किया गया थर्मोडायनेमिक्स में, जिसका नाम था एंट्रोपी, और उसका सिंबल है S।